हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के परीक्षा गुरु में। जैसा कि आपको पता होगा, हम एसएससी जीडी के लिए लगातार क्लासेस जारी कर रहे थे। उसी को जारी रखते हुए हम अभी ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लाए हैं, जिसमें हम लोग जो नया सिलेबस है उसके अनुसार जैसे 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं जीएस के, और बीसी मैथ के, बीसी रीजनिंग के, ऐसे करके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके हिसाब से हम नए सिलेबस के अनुसार हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जीएस के अलग, हिंदी के अलग, और हिंदी के अलग, और रीजनिंग और मैथ के अगर आप लोग कहेंगे तो उसके भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो हम ये सीरीज शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जो कि उत्कर्ष क्लासेस के जो सर हैं, कुमार गौरव सर, उनके द्वारा संगठित की गई ये किताब है। उसके थ्रू हम उनके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो बस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके बताया करिए वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आपको अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे थ्रू जो एसएससी जीडी और अन्य एग्जाम के लिए बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको प्रोवाइड होता रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा। पहला क्वेश्चन है, कौन से वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का मूल किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सॉरी, इसमें आंसर दिख रहा है तो मैं आपको फिर भी बताता रहूँगा कि जिसमें नहीं दिखेगा उसको आपको अंदाज़ा लगा लेना। तो हमने थ्योरी भी देखते चलेंगे। तो भारतीय संगीत का मूल जो है सामवेद है। कौन सा वेद है? सामवेद। इसकी थ्योरी को भी देखते चलेंगे हम लोग दोस्तों। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें गायन पद्धति के मंत्रों का वर्णन है। ऋग्वेद में देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? देवी देवताओं का। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम, ये आपको पता है, पहली भी है और अंतिम वो एक ही थी। कौन थी? दिल्ली सल्तनत की थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी है। अगर आपको ये सब थ्योरी में पढ़ना है तो इसके लिए वीडियोस लगातार प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे यहाँ हिस्ट्री की 5 वीडियोस में पूरी हिस्ट्री खत्म की गई है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू 5 वीडियो। उसमें ये वाला फैक्ट मैंने बहुत आसानी से बताया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसका शासनकाल 1236 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1236 से स्टार्ट हुआ था, तो वही चीज़ थी। तो ये मैंने उसको आपको थ्योरी की क्लास में पूरा अच्छा आसानी से बताया। तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं चैनल में। ठीक है, उसमें हिस्ट्री नोट्स के थ्रू कंप्लीट की गई है वो वाली प्लेलिस्ट। ठीक, तो रजिया सुल्तान थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। इसकी जो व्याख्या उसमें है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इसका शासन 1236 से 1240 तक था। यह दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और थ्योरी वाली क्लास में तो बहुत अच्छे से समझाया था। नोट्स के थ्रू केवल फैक्ट्स उसमें पढ़ाए गए हैं दोस्तों। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में की थी। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू को इसके सचिव थे। ठीक है, सचिव थे। आगे क्वेश्चन आता है, प्राचीन पुस्तक इंडिका की रचना किसने की थी? अब इसके लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये बताइए इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है। प्राचीन पुस्तक इंडिका की रचना के लिए किसने रचना की? एक प्रकार से इंडिका थी मेगस्थनीज की रचना। किसकी? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज जो कि राजदूत था, किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसका थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। इंडिका नामक पुस्तक की रचना ग्रीक लेखक मेगस्थनीज ने की थी। इसमें मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉर्ले मोंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मॉर्ले मोंटो सुधार। कौन सा अधिनियम जाना जाएगा मॉर्ले मोंटो सुधार के नाम से? तो 1909 वाला जो अधिनियम था तो वो मॉर्ले मोंटो सुधार था। कौन सा? 1909 वाला। और 1919 वाला मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। 1919 वाला मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, और 1909 वाला कौन सा था? मॉर्ले मोंटो सुधार था। ठीक है, इसकी थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों। इसकी जो थ्योरी है उसमें लिखा गया है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मोंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो मॉर्ले भारत के राज्य सचिव तथा मिंटो भारत के वायसराय थे। मिंटो भारत के क्या थे? वायसराय थे। मिंटो भारत के वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो इसका जो अस्तित्व में आएगा सही आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ? अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। ये जिसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसका जो थ्योरी पार्ट है वो कहता है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इसके तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो
जो सबसे लंबी लगती है दोस्तों वह लगती है, ऑप्शन आपके पास चीन है, रूस है, नेपाल है, बांग्लादेश है। इसमें आप लोग को कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, ये देख लेते हैं। जो इसकी थ्योरी है, भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश के से भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। कौन सा कैसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है दोस्तों, दक्षिण की गंगा में कावेरी था, दक्षिण गंगा में गोदावरी था दोस्तों। तो इसको मैं देख के आपको बताऊंगा, डाउट क्वेश्चन ला लेना, इसमें डाउट क्वेश्चन है ये। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में आपको इसके बारे में बता दूंगा मैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 को हुई थी नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 को हुई थी। यह संघवाद की भावना पर कार्य करता है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है साइंस से। साइंस का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी जनक कहा जाता है किसे? बताइए। इसमें लेमार्क को, रॉबर्ट ब्राउन को, डार्विन को या मेंडल को? तो जो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। माता पिता से जन्म प्राप्त लक्षणों का संतान में उत्पन्न होना आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी के जनक कौन थे? मेंडल थे। मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक। आनुवांशिकी का जनक। आगे जो आता है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो रॉबर्ट मैकाले, जेरिक रमन, हेनरिक रेज और विलियम हार्वे। इनमें से जो आंसर होगा वो होगा विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे जी ने करी थी रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे जी ने की थी। विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है। उन्होंने हृदय को शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा है। हृदय को शरीर का क्या कहा है? पंपिंग स्टेशन कहा है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त के स्पंदन में मदद करता है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त के स्पंदन में मदद करता है? तो वो करता है विटामिन के। विटामिन के प्लेटलेट्स बनाने में मदद करता है और जो कि रक्त के स्पंदन के लिए बहुत लाभकारी है। विटामिन के एक वसा घोलन सिंह विटामिन है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे केले और पालक में पाया जाता है। विटामिन के विभिन्न प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो रक्त स्पंदन में प्रभावी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसके जो ऑप्शन है वो गए पंकज आडवाणी, दिनेश मेहता, ऋतुराज अवस्थी और पुष्पेंद्र सिंह। इन चारों में से विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होने वाला है ऋतुराज अवस्थी। हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है वो होता है ऋतुराज अवस्थी को चुना गया है। क्या? विधि आयोग के अध्यक्ष। विधि आयोग के अध्यक्ष की थ्योरी पार्ट देख लेते दोस्तों। इसका जो थ्योरी है वो कहता है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी को भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अवस्थी ने अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 तक कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। तो जो ऋतुराज अवस्थी हैं, जो कि कर्नाटक के हाईकोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस थे, उन्हें क्या गया है? विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आगे जो क्वेश्चन आता है वो आता है, निम्नलिखित में से कौन बेली के एशफोर्ड पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक है? ठीक, बेली के एशफोर्ड पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए, एस के सुभाष, एस सोमनाथ, सत्येंद्र बाबू या सुभाष बाबू, इनमें से कौन सा होने वाला है? इसका जो आंसर होने वाला है वो होना है सुभाष बाबू। क्या होने वाला है? सुभाष बाबू को क्या बनाया गया? बेले के एशफोर्ड पदक मिला है। बेले के एशफोर्ड जो पदक मिला है वो किसने मिला है? सुभाष बाबू जी को मिला है। तो इसका जो थ्योरी है वो देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को प्रतिष्ठित बेले के एशफोर्ड मेडल 2022 और फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड फॉर 2022 पुरस्कार मिला है। इन्हें इनके उत्कृष्ट
इन्हें उनके उत्कृष्ट अनुसंधान और ट्रॉपिकल मेडिसिन में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए हर 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक विज्ञान के विकास के बारे में अद्यतन रहे। ठीक है, 2022 थीम क्या थी? बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थीम थी विश्व विज्ञान दिवस की। आगे जो क्वेश्चन आता है वह आता है अटल इनोवेशन मिशन निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो अटल इनोवेशन मिशन किसकी पहल है, ये आपको बताना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय निर्वाचन आयोग, नीति आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, तो अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत करी थी नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने शुरुआत की थी। अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य देश भर के स्कूल, विश्वविद्यालय और उद्योग स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता के परितंत्र को बढ़ावा देना है। अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज और मैटर इंडिया इत्यादि अटल इनोवेशन मिशन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। क्या है? महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार सेना की शुरुआत जो हुई वो हुई जापान से। कहाँ से? जापान से। तो इसमें आंसर देख लेते हैं, इसके जो फैक्ट है वो देखते हैं। हाल ही में 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास की शुरुआत जापान के योकोसुका में हुई। इस अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने भाग लिया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कमोरता शामिल हैं। आगे आता है 38 नंबर क्वेश्चन। उसका जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसके ऑप्शन से रुपेंद्र परमार, संजीव चोपड़ा, बबीता माधवी और रमेश भट्ट। तो जो संजीव चोपड़ा हैं इन्हें DFPD खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का सचिव के रूप में बनाया गया है। कौन? संजीव चोपड़ा। इसके जो थ्योरी है वो देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या है, हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD के सचिव के रूप में संजीव चोपड़ा ने पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने उद्योग, सामान्य प्रशासन, कृषि और गृह विभाग में भी सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया। इन्हें सरकार द्वारा 2020 और 2021 में डिजिटल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, के अध्यक्ष बनाया गया। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से मेघालय राज्य का गठन कब किया गया था? इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया, फिर भी मैं बता देता हूं दोस्तों। 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन हुआ था। इसकी जो देख लेते हैं थ्योरी। 21 जनवरी 1962 को असम के 2 जिलों संयुक्त रूप से खासी हिल्स, जयंती हिल्स और गारो हिल्स को अलग करके मेघालय का गठन किया गया। 21 जनवरी 1972 को राजधानी शिलोंग, प्रमुख नदियाँ गन्नौल, दारिंग, बोगई, निताई और सांडा, जनजाति गारो, खासी, जयंतिया और इन्हीं के नाम से पहाड़ियों के नाम भी रखे गए हैं। राजपक्षी उसका है सामान्य पहाड़ी मैना। राजपक्षी क्या है? सामान्य पहाड़ी मैना। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है वहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। ये सेक्टर सेट आपको कैसा लगा बताने चला है। अक्टूबर 2023 में 37वीं अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो अक्टूबर 2023 में 37वीं अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बताइए। महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या केरल? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में जो होगा वो होगा गोवा में। कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी जो थ्योरी है वो भी देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी 2023 में गोवा द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर हमारा ये GS का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन लगाए। आप बता सकते हैं आपके कितने सही जा रहे थे, इसमें से कितना आपको स्कोर है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लगातार अब आपके लिए ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट लाएँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, लगातार आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें ला जाती हैं। जय हिंद, जय भारत।